तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 261 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अपने डोमेन लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका होता है और वहाँ पे लू फेंग 4 टाइकून के बारे में जानता है, जहाँ पे डायलिन लू फेंग को समझाते हुए बताता है कि यहाँ गानू डिपार्टमेंट जो कि वर्चुअल कंपनी के होते हैं वो यहाँ के सारे मैटर्स को चेक करते हैं, उन सबको चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उन टाइकून्स की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ के गानू यूनिवर्स कंट्री में जितने भी अनडाइंग बेइंग हैं उसको डरा धमका नहीं सकते हैं, उनको भी उनके सामने रिस्पेक्ट शो करनी पड़ती है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी पावर कितनी ज़्यादा हो सकती है। आप फिर वो कहते हैं कि जबकि उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है और अनडाइंग बेइंग भी उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसी कारण वो लालची बन जाते हैं और जैसे जैसे वो लालची होते जाते हैं वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के बेनिफिट्स को भी हार्म करने लगते हैं। और ये होना नॉर्मल बात है, क्योंकि जहाँ पे पैसा हो वहाँ पे करप्शन होता है और जहाँ पे पावर भी हो वहाँ पे करप्शन जरूर होता है, और ये इस यूनिवर्स में होता रहता है। और आप फिर वो आगे कहते हैं कि जबकि यहाँ पे देखा जाए तो उन्हीं सबको संभालने के लिए एक सुपरवाइजर इन्वॉल्व किया जाता है, जिसे कि एक सुपरवाइजर कहा जाता है। और इसमें इतना ज़्यादा पावर होता है कि वो उन तीनों टाइकून्स को सुपरवाइज कर सकता है। और जैसे उन्होंने डिस्कवर किया कि वो लोग कोई चालाकी कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो वो उस रिपोर्ट को हेडक्वार्टर्स में भेज सकते हैं। अब यहाँ पे वो पर्सन कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, ये यहाँ पर डील नहीं कर सकता है। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके पास यही पावर होगी। और आप फिर वो कहते हैं कि 3 टाइकून्स वो भी आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे और वो भी आपसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो आप जैसे इन सेक्टर लॉर्ड के बंदे बनेंगे तो आपका ये मिशन खत्म हो जाएगा और फिर आप फिर से रिलैक्स कर सकते हैं। और वैसे भी प्राइमरी रीजन में यहाँ डोमेन लॉर्ड के बंदे बहुत कम है, यहाँ पे 10,000 ही मौजूद है। और आप ये सुनकर लू फेंग भी आंखें चमक उठती है कि सुपरवाइजर इन्वॉल्व, इनके पास तो पावर बहुत ज्यादा है। आप फिर यहाँ पे डायलिन आगे बताते हैं कि ये भी एक न्यूट्रल करने का तरीका है, और जब आप अपनी इन सारे मिशन को कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे, क्योंकि अगर आपके पास यूनिवर्सल लेवल में पॉइंट्स मिलते तो बाकी लोग आके ब्रेक थ्रू क्यों करते। अब यहाँ पे डोमेन लॉर्ड सेक्टर लॉर्ड के जीनियसेस भी अपने पाथवे को फॉलो करते हुए एक्वायर पॉइंट्स कर सकते हैं। और फिर हमें सीन चेंज कर सारे न्यूज को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग का डोमेन लॉर्ड का बनने का ये न्यूज सारी जगह फैल चुका होता है। और फिर में यूजियांग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे जीनियसेस एक साथ आए हुए थे और वो सभी इस प्राइमरी रीजन की न्यूज को सुन रहे होते हैं। और जबकि लू फेंग अपने क्वालिफिकेशन बैटल में यूनिवर्सल लेवल 9 पे था और वो फर्स्ट प्लेस पे आ गया था, तो सब लोग लू फेंग के बारे में जानने लगे थे। और यहाँ पे किसी भी ने नहीं सोचा था कि लू फेंग सिर्फ 10 सालों के अंदर ही अपने डोमेन लॉर्ड लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि क्या लू फेंग कंप्लीटली लॉस्ट हो चुका है, आखिर यहाँ पे प्राइमरी रीजन जीनियसेस में 90% ब्रेक थ्रू नहीं करते हैं, क्या वो पागल हो गया है। अब यहाँ पे इन सारे की बातों से हमें पता चलता है कि इस प्राइमरी रीजन में सबसे वीकेस्ट भी था, वो अपने 10th लेवल को पास आउट कर लिया था हेवनली ब्रिज को, और यहाँ का वीकेस्ट भी अपने 8th लेवल हेवनली ब्रिज को पास आउट कर चुका था। अब देखा जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्ट वो था यूनिवर्सल लेवल जीनियस का, जो कि डोमेन लॉर्ड लेवल में आ चुका था। लेकिन वो लोग इसी लू फेंग के बारे में सोच रहे थे कि क्या वो पागल हो चुका है कि वो डोमेन लॉर्ड में जा चुका है, लेकिन सब लोग इसी बात को करके छोड़ देते कि किसे पता। और अब फिर हमें सीन चेंज कर एक पब्लिक रीजन बंदियान 3 बोर्ड को दिखाया जाता, जहाँ पे सबको पता चल गया था, यहाँ पे रोंग जुन या वोलान हो सबको पता चल गया था कि लू फेंग अपने डोमेन लॉर्ड लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका है। और हमें रोंग जुन को दिखाया जाता है जो कहता मैडमैन, हमने एक दूसरे को बहुत सालों से नहीं देखा, लेकिन तुम इस बार तो बहुत क्रेजी हो चुके हो, मैं एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। अब यहाँ पे जाए कितना भी जीनियस क्यों ना हो, यहाँ पे नॉर्मली यूनिवर्सल लेवल से 1000 साल लगते हैं अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने में। और ऐसे कई सारे बंदे थे, जैसा कि लू फेंग सीनियर्स को ही देख लो, वहां पे हजारों साल से अपने यूनिवर्सल लेवल 9 में ही थे, उन्होंने अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया था। तो लू फेंग हंसते हुए कहता है कि ये तो सैवेज है, और वो दोनों एक साथ ड्राइंग करने लगते हैं। रफी वो कभी आ चुका होता है
और यहाँ पे वो सारी वही बातें करता है जो कि पब्लिक करती है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे देखा जाए तो लोवेस्ट भी अपने 8 लेवल हेवनली ब्रिज को पास आउट कर चुका है। तो लू फेंग कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ। अब यहाँ पे 100 एब्सोल्यूट बिगनिंग डोमेन लॉर्ड्स के बंदों में से 39 ऐसे बंदे थे जिन्होंने अपने 8 लेवल को पास किया था, वहीं पे 58 ऐसे बंदे थे जो कि अपने 9 लेवल को पास आउट किए थे, वहीं पे 3 ऐसे बंदे थे डोमेन लॉर्ड के अंदर वो अपने 10 लेवल को पास आउट कर चुके थे। और यहाँ पे लू फेंग सबसे वीकेस्ट कहलाता क्योंकि उसने अभी उतने ऊपर का हेवनली ब्रिज नहीं पास आउट किया होता। और अब फिर वहाँ पे यही सारे लोग बात करने लगते हैं और वो कहता है कि अगर प्राइमरी रीजन की बात करें तो 10 डोमेन लॉर्ड बंदों में से 9 ने अपने 10th लेवल को पास किया है, वहीं पे 11th ने अपने फर्स्ट लेवल को पास आउट किया है। अब ये सुनकर वूका स्टन हो जाती कि क्या इतनी ज्यादा पावरफुल बंदे। अब यहाँ पे लू फेंग ने इन सारे को अपने इंफॉर्मेशन से देखा होता है और लू फेंग ने अभी सिर्फ अपने 7th लेवल को पास आउट किया था और इसी के मर्तबा उन सब में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका था पावर के। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता है कि आखिर कौन डरता है। यहाँ पर डोमेन लॉर्ड की क्वालिफिकेशन बैटल हर 1000 साल में होती है और इन 1000 सालों में अपने स्ट्रेंथ को अच्छे से इंप्रूव कर दूंगा। और वहीं पे हमें बोलान को दिखाया जाता है जो ये सब सुनकर कहता है कि क्या तुम्हें सच में गारंटी है कि तुम कुछ 100 सालों में अपने 10th लेवल को पास आउट कर चुके। तो ये सुनकर लू फेंग भी साइलेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हर लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और 9 से लेकर 10th लेवल में इसमें बहुत बड़ा गैप होता है जिसको पार कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और 10th लेवल किसी के भी पावर को आराम से दर्शा सकता है और वो सारे इंप्रेसिव होते हैं। और अब फिर बोलान लू फेंग की तरफ घूर कर देखता है और पूछता कि क्या तुम्हारे पास गारंटी है। तो लू फेंग हंसते हुए कहता है कि कम से कम मेरे पास साहस तो है, अब ये सब हम फ्यूचर में देखेंगे कि ये होता है या फिर नहीं। तो ये सुनकर सारे लोग साइलेंट हो जाते हैं। अब वो लोग अपने इसी बारे में सोच रहे थे कि क्या लू फेंग पागल हो चुका है या फिर वो ऐसे किसी मतलब बिना रीजन के कर रहा है। अब फिर हमें प्राइमरी रीजन ब्लैक पेड कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता जहाँ पे डायरेक्ट लू फेंग की तरफ देखता और कहता है योर मैजेस्टी आप चिंता मत कीजिए। और लू फेंग भी पूछता है कि आखिर मैं क्या चिंता मत करूं। अब यहाँ पे वो लोग प्राइमर यूनिवर्स से गानू कंट्री में जाने की बात कर रहे हो तो लू फेंग कहता है कि इस गानू यूनिवर्स कंट्री में जाने के लिए अगर मैं अपने यूनिवर्स से 50 टाइम लाइट ईयर्स की स्पीड से भी जाऊं तो वहां पे मुझे जाने के लिए 1 साल तो लग ही जाने वाले हैं। लेकिन मैं अभी चिंतित हूँ अपने बिग ब्रदर के प्रॉब्लम के कारण, अगर मैं इतना लेट गया तो मैं इन सब मैनेज कैसे करूंगा। और वो कहता है कि योर मैजेस्टी आपके पास कोई सिंपली अदर वे नहीं है, इसलिए आप अपने एंसेस्टर को इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते हैं। तो लू फेंग भी कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ लेकिन मुझे कैसे भी वहां पे उड़ के तो जाना ही होगा। तो वो बालमन स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने आपसे कहा कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस यूनिवर्स में यूनिवर्सशिप के अलावा एक ऐसा चीज भी है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होती है और वो आपको आराम से गानू यूनिवर्स कंट्री में पहुंचा सकती है। तो लू फेंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि दूसरा रास्ता क्या है। तो वो बालमन स्माइल करते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी आप प्राइमर केओस सिटी रीजन में मौजूद है। तो ये सुनकर लू फेंग भी हामी बढ़ता है और वो कहता है प्राइमर केओस सिटीज ये प्राइमर यूनिवर्स में मौजूद है और यहाँ पे प्राइमर यूनिवर्स कंपेयर किया जाए एंशिएंट एक्चुअल यूनिवर्स में तो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है। अब देखा जाए तो गानू यूनिवर्स कंट्री कितना भी दूर क्यों ना हो लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक ऐसा तरीका यूज कर सकते हैं जो कि आपको बड़ी आराम से वहां पहुंचा सकता है। तो लू फेंग यहाँ पे उसी के बारे में पूछता है और लू फेंग को पता था कि यहाँ पे कोई पाथवे हो सकता है। तो बालमन कहता कि हाँ आपने सही सोचा ये यूनिवर्स पाथवे है। और वो कहता है कि योर मैजेस्टी आप यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में रहते हैं और वहाँ पे एक गॉड कंट्री भी मौजूद है और यहाँ से गॉड कंट्री से गॉड कंट्री जुड़ा हुआ होता है। अब इस बात को लू फेंग भी जानता था। अब यहाँ पे वो बालमन डायरेक्ट आगे कहता है कि गॉड कंट्री सारे यूनिवर्स स्पेस से जुड़े हुए हैं और वो सब अपने गॉड कंट्री से लिंक है और उन सबके अलग अलग पाथवेज है। अब यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे जाने के लिए आपको गॉड कंट्री में जाना होगा जिसके बाद अपने प्राइमर यूनिवर्स के पाथवे को फॉलो करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सबके अलग अलग रास्ते हैं और इसी को यूज करके आप हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रेवल आराम से डिस्टेंस कवर कर सकते हो।
लेकिन इन सबको कवर करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है और यहाँ पे कई ऐसे बंदे हैं जो कि इसका यूज करते हैं। तो ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है। अब यहाँ पे जो फिक्स प्राइस पे थी वो बहुत ज्यादा थी और अब फिर डायलिन कहता है कि यहाँ पे आप फिक्स पाथवे को यूज करने के ना बजाय यहाँ पे आप अपने गॉड कंट्रीज को भी यूज कर सकते हो जो कि एक टाइम ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे डायलिन आगे कहता है कि मेरे पास भी अपनी गॉड कंट्री है और मैं जहाँ अपने मार्क को छोड़ा रहूंगा तो वहां से मैं अपने आप को ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है और यहाँ का प्राइस लगभग 3 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर है और गानू यूनिवर्स कंट्री में जाने के लिए यहाँ पे आपको 5 मिक्स्ड एलिमेंट्स लग जाएंगे। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है कि ट्रांसफर करने के लिए 8 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर लग जाएंगे और यहाँ तक कि कई सारे अनडाइंग बैंक के वेल्थ मिला के भी 10,000 मिक्स्ड एलिमेंट जितने नहीं होते हैं और यहाँ तक कि उसके टीचर भी इतना ज्यादा बियर नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे देखा जाए डायलिन आगे क्या था कि एक पाथवे को क्रिएट करना यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन इसको इंस्टेंटली यूज करने के लिए होता है और यहाँ पे आप अपने गॉड कंट्री को यूज करके अपने आप को ट्रैवल करा सकते हो। तो ये सुनकर लू फेंग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और लू फेंग को और भी ज्यादा गॉड कंट्री की मिस्टीरियस के बारे में समझ में आने लगता है। या फिर ऐसे ही करके वो आगे बताता है कि ये क्या होता है। अब यहाँ पे इसी गॉड कंट्री के बारे में बहुत ही लंबा बड़ा जरा के बोल दिया गया है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ और अब फिर मैं सीन चेंज का ब्लैक पीरियड कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे प्राइमर रीजन के जीनियसेस रहा करते हैं और वहाँ पे एक टोटल इंटायर ब्लैक पीरियड कॉन्टिनेंट था जिसके ऊपर 66 स्टोरी कंप्लीट ब्लैक टावर मौजूद था और उन सबकी एक एक टावर की लेंथ कम से कम 1000 किलोमीटर चौड़ी और लंबी हुआ करती थी और उन सबकी ऊंचाई भी 10,000 किलोमीटर के बराबर थी। और यहाँ पे मैं बताया जाता कि वही टावर यहाँ के पूरे स्पेस को कंट्रोल करते और फिर में सीन चेंज कर 45 लेवल टावर को दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लड डेलिकेट इक्विपमेंट था, उस पे स्क्रीन था और वहाँ पे हमें कई सारे सिल्वर क्लोटेड स्टाफ को दिखाया जाता है और वहाँ पे कुछ ही ब्लैक क्लोटेड स्टाफ थे और वो सभी वहाँ के सामने थे। लेकिन तभी वहाँ का एक स्क्रीन ओपन हो जाता है और वहाँ का वॉइस आके उन सबसे कहता है कि मैं यहाँ पे एक यूनिवर्स शिप लेना चाहता हूँ जो कि प्राइमरी रीजन में से गानू यूनिवर्स कंट्री तक जाने के लिए होगा। तो यहाँ पे वो सुनकर एक सिल्वर आर्मर यूथ आके क्या आता है उस बंदे को देखता है तो देखते ही पहचान जाता है ये तो लू फेंग है। अब यहाँ पे सारे लोग लू फेंग को पहचानते थे और वहाँ पे ग्रुप ऑफ क्लोट स्टाफ थे जो कि इसी के बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ जाना चाहते, इतनी जल्दी कहाँ जाने की लगता है। अब कोई भी एक्सेप्शनल एवग्रेड शिप देखा जाए तो उसे वहाँ पे जाने के लिए 1 से 2 साल लगने वाले थे जो कि बहुत ज्यादा था। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता उस बंदे को जो कहता है योर मैजेस्टी लू फेंग, हमने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और इसे कंट्रोल सिस्टम में भेज दिया गया है और जैसे ही इसे ऑथोराइज कर दिया जाएगा हम आपको इसके बारे में पहुंचा देंगे। फिर हमें सीन चेंज का ब्लैक पीरियड कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता जहाँ पे लू फेंग अपने पैलेस में था और वहीं पे हमें उसके सामने एक ब्लैक फ्लैट यूनिवर्स शिप फ्लोट कर दे दिखाया जाता है और हमें उस यूनिवर्स शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग उस यूनिवर्स शिप के अंदर सोफा पे बैठा था और वो कहता है डार्लिन तुम्हारा शिप तो इतना भी बुरा नहीं है, ये एवग्रेड यूनिवर्स शिप है और मैंने सुना है कि ऐसे कम ही अनडाइंग बैंक होते हैं जो कि एवग्रेड शिप को बना पाते हैं। तो डायलिन लू फेंग के बगल में बैठकर बोलता है कि इस शिप का नाम यान एस्ट्रोइक है जिसे कि हमारे टीचर ने मेरे ग्रेट वर्क के लिए गिफ्ट में दिया था। तो ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है कि क्या ये एक रिवॉर्ड है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 3rd सीनियर का रिवॉर्ड था और शिप की क्वालिटी यूनिमो प्लान शिप से थोड़ी सी लो थी लेकिन फिर भी ये अल्टीमेटली एक ग्रेट शिप थी। और अब फिर तभी वहाँ पे अलार्म बजती जहाँ पे क्यूट गर्ल अपीयर होती है स्क्रीन पे जो कि वहाँ की एआई हो सकती है और वो कहती मास्टर हमने पहले ही ऑथोराइजेशन को एक्वायर कर लिया है, हम लोग यहाँ से निकल सकते। तो डायलिन ऑर्डर कहता चलो चलते हैं और यहाँ पे हमें शिप को दिखाया जाता जो कि एक्सेलरेट करके आगे बढ़ जाता और वहाँ पे स्पेस में रिपल छूते हुए गायब हो जाता और अब फिर सीन चेंज कर आधे दिन बाद का सीन दिखाया जाता जहाँ पे स्पेस में यान एस्ट्रिक शिप एक ह्यूज फ्लैट फिश की तरह स्विम करके जा रही थी और डायलिन कहता है योर मैजेस्टी हमने प्राइमर रीजन को ऑलरेडी छोड़ दिया है और वो कहता है कि मैं जब प्राइमर यूनिवर्स में था तो मैं अपने गॉड कंट्री को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ लेकिन अभी मैं अपने गॉड कंट्री को यूज कर सकता हूँ। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि आपको परेशान कर लिए मुझे माफ करिएगा। अब यहाँ पर भी लू फेंग बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने कभी भी गॉड कंट्री नहीं देखा होता है और यहाँ पे वो आज पहली बार गॉड कंट्री को देखने वाला था।
और अब फिर हमें डायलिन को दिखाया जाता है जिनमें से बहुत सारी ऑरिजिन लॉ एनर्जी निकलने लगती है और उसके चारों तरफ एंडलेस स्पेस बनने लगता है और इसमें से बहुत ज्यादा लाइट निकल रहा होता है जो कि पूरे 1000 ऑफ किलोमीटर्स में फैल चुका होता है और पूरा का पूरा शिप एक ब्लाइंडिंग लाइट के अंदर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि उस ब्लाइंडिंग लाइट की ओर देख रहा था और उसे देखकर शॉक हो जाता है और वहां पे हमें दिखाया जाता है एक फ्रेंडली गोल्डन पैलेस जिसमें की ब्लाइंडिंग लाइट होती है और इसे देख के लू फेंग कहते हैं कि क्या ये गॉड कंट्री है और हमें दिखाया जाता है कि वो शिप वहां के गॉड कंट्री में आ चुका होता है। फिर हम यहाँ बताया जाता है गॉड कंट्री एक सिमिलर है डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन के लिए और ये एक ऐसा है जिसमें कि आप टेलीपोर्ट कर सकते हो और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी कंजप्शन होती है। और यहाँ पे डायलिन जैसा कि एक ऑफिशियल अंडाइंग बैंक था जो कि नियरली एक एम्परर लेवल अंडाइंग बनने के करीब था तो उसकी अपनी एक गॉड करंसी थी और वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और अब फिर हमें सीन चेंज कर अंडाइंग डायलिन के गॉड करंसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अभी भी कंट्रोल रूम में था और वहां से वो एक्सटर्नल सिमुलेशन करता और बाहर की सारी खूबसूरती नजारे का आनंद लेने लगता है। अब फिर उसके सामने जेड ब्लू कलर का एंडलेस ओशियन आने लगता है जहाँ पे ओशियन से भी उसे रिपल महसूस होने लगता है और वहाँ पे कई सारे स्टार्स भी थी जो कि पूरे के पूरे गॉड कंट्री को बहुत ज्यादा सुंदर बना रही थी। और यहाँ पे डायलिन लू फेंग से कहता है कि ये मेरा है गॉड कंट्री और लू फेंग उन सबको देखते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और मैजेस्टिक है। अब यहाँ पे डायलिन लू फेंग के बगल में खड़ा था और लू फेंग को वार्न करने हुए कहता है और वो कहता है योर मैजेस्टी गॉड कंट्री अंडाइंग बेइंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैलेस होता है और वो कहता है कि हमें कभी भी अपने गॉड कंट्री को एनिमी के सामने नहीं लाना चाहिए क्योंकि गॉड कंट्री हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये डिस्ट्रॉय हुआ तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो कहता है कि अगर किसी भी अंडाइंग में या फिर एनिमी ने हमारी गॉड कंट्री को इन्वेड करने की कोशिश की अगर उन्होंने हमारी गॉड कंट्री को तबाह कर दिया तो यहाँ पे अंडाइंग में कितना भी कोशिश करके अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन फिर भी वो फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो आराम से मार जा सकता है तो लू फेंग हामी भरता है। और अब फिर डायलिन आगे कहता है कि ये गॉड कंट्री एक स्पेस ट्रांसफर है जो कि सिक्योर लोकेशन पे ही जाता है वहाँ पे कोई भी अंडाइंग बैंक नहीं होगा तभी हम गॉड कंट्री को रिवील कर सकते हैं क्योंकि जब हम मूवमेंट में अपने ट्रांसफर को स्टार्ट करते हैं तो गॉड कंट्री की लोकेशन दूसरे अंडाइंग बैंक को चली जाती है और यहाँ पे एक गॉड कंट्री का तबाह होना एक अंडाइंग बैंक का एक सपने के जैसा है एक नाइटमेयर कि यहाँ पे अगर उसकी गॉड कंट्री तबाह हो गई तो यहाँ पे वो नहीं बचने वाला है और ये गॉड कंट्री समझ लो एक कोर के जैसा है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और लू फेंग की कोर डिस्ट्रॉय हो गई तो लू फेंग मारा जाता है वैसा ही गॉड कंट्री। और अब फिर डायलिन लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हम लोग गानू यूनिवर्स कंट्री की तरफ चले तो लू फेंग कहता है हाँ चलो और हमें डायलिन को दिखाया जाता है जिनमें से बहुत ही पावरफुल लॉ एनर्जी निकलने लगती है और वहां पे कंडेंस करके लाइट पिलर बन जाती है पूरा का पूरा पिलर स्काई में फैल जाता है और ये पिलर एक टेलीपोर्टेशन के जैसा काम करने वाला था जो कि लू फेंग को वहां पे अपने गानू यूनिवर्स कंट्री में टेलीपोर्ट कर सकता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर अन्य मेरा प्लैनेट गानू यूनिवर्स कंट्री रीजन को दिखाया जाता है जहां पे एक सिर्फ फ्लैश होके अपीयर हो जाता है और हमें दिखाया जाता है डायलिन को जो कि लू फेंग के बगल में होता है और कहता है योर मैजेस्टी हम लोग अभी गानू यूनिवर्स कंट्री के रॉक स्टार सिस्टम में मौजूद है और यहाँ पे लू फेंग अपने गानू यूनिवर्स कंट्री में आ चुका होता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पे कुछ अंडाइन एनर्जी को छोड़ दिया है ताकि हम लोग यहाँ पे आराम से टेलीपोर्ट कर सके और लू फेंग क्यूरियोसिटी से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने अंडाइंग एनर्जी को छोड़ना पड़ता है टेलीपोर्ट करने के लिए तो डायलिन कहता है हाँ और वो कहता है कि पहले मुझे अपने डेस्टिनेशन को कंफर्म करना पड़ता है और वहां पे अंडाइंग एनर्जी बहुत ही यूनिक होती है और वो बहुत ही काम की होती है और ये एक मार्कर के जैसा है और सबकी अलग अलग मार्किंग होती है और जैसा हम मार्किंग करते हैं हम लोग वहां पे टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तो लू फेंग उससे पूछता है कि जैसा कि तुमने कहा कि वहां पे टेलीपोर्ट करने के लिए वहां पे एक स्पेशल आइटम्स रहना चाहिए तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम यहाँ पे पहले भी आ चुके हो और तुम वहीं जा सकते हो जहाँ की पहले तुमने विजिट किया है। तो डायलिन कहता है कि हाँ आपने सही किया जैसे कि एग्जांपल के मैं जहाँ पे कभी भी नहीं गया हूँ वहां पे मैं कभी टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। तो लू फेंग पूछता है कि आखिर यहाँ से जेड डोम प्लैनेट कहाँ पे है और ये कितना दूर है। तो यहाँ पे डायलिन कहता है कि अगर मार्कर के पोजीशन से देखा जाए और हम लोग जहाँ पे आए हैं तो यहाँ का क्लोजेस्ट जेड डोम प्लैनेट है। अगर हम लोग 50 टाइम लाइट स्पीड से चलेंगे और डार्क यूनिवर्स में ट्रैवल करेंगे तो इससे हमें ट्रैवल करने में 12 दिन लगने वाले हैं। तो लू फेंग कहता है 12 दिन। अब 12 दिन लू फेंग के लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम था और लू फेंग कहता है चलो चलते हैं और डायलिन भी आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है।
और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने रेस्टिंग क्वार्टर्स में आ चुका होता है और यहाँ पे डायलन ने एक स्पेशली कैबिन अरेंज किया हुआ था जो कि बहुत ज्यादा लग्जरियस था और वहाँ पे लू फेंग अपने न्यूट्रिशन कैबिन को भी ले आता और लू फेंग कहता है कि मैंने अभी कभी भी टाइम नहीं मिला इस न्यूट्रिशन कैबिन को यूज करने के लिए। और लू फेंग कहता है कि जैसा कि देखा जाए मेरी बॉडी अभी डोमेन लॉर्ड लेवल 1 में आ चुकी है, मुझे अपने आप को इवॉल्व करा के डोमेन लॉर्ड लेवल 1 से डोमेन लॉर्ड लेवल 9 में ले जाना पड़ेगा और इसको होने के लिए आधा साल तो जरूर लग जाएगा। और वो कहता है कि मैं अपने बिग ब्रदर के प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मैं अपने न्यूट्रिशन केबिन को ओकेजनली यूज कर पाऊंगा क्योंकि लू फेंग के पास अभी टाइम नहीं था, वो पहले एक एक करके ब्रेक करके करेगा। और अब फिर लू फेंग न्यूट्रिशन केबिन के पास जाता है और वहाँ पे लू फेंग की आइडेंटिटी कंफर्म करके वो ओपन हो जाती है, जिसके बाद लू फेंग उसमें नेकेड स्टेप आउट करता है और वहाँ पे लू फेंग न्यूट्रिशन लिक्विड को डालता है जो कि बहुत ज़्यादा पावर होती है उसमें। और वहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जिसमें कि वो न्यूट्रिशन लिक्विड जाने लगती है और उसकी बॉडी चेंज होने लगती है। और फिर मैं सीन चेंज कर 12 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डायलन लू फेंग को उठाने आता है और वो कंट्रोल रूम से लू फेंग को बुलाता है। और वहाँ पे हमें 10 सेक्टर लॉर्ड के गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि वो डायलन ने बुला लिए होते और लू फेंग के प्रोटेक्शन के लिए ही होते हैं। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग आता है और अब फिर डायलन कहता है कि योर मेजेस्टी ये रहा हमारा जेड डॉम प्लैनेट। और लू फेंग कंट्रोल रूम में जाता है और सामने देखता है कि एक इनक्रेडिबल ग्रीन प्लैनेट होता है जो कि कंप्लीटली जेड ग्रीन होता है, पूरा आउटर का आउटर सरफेस। और यहाँ पे डायलन एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि यूर मेजेस्टी जेड डोम प्लैनेट यहाँ का 9 प्लैनेट में से जो कि फर्स्ट क्लास एडमिनिस्ट्रेटिव प्लैनेट है। यहाँ पे टोटल 9 प्लैनेट है जिनमें कि ये फर्स्ट में आता है। और वो कहता है कि और ये यहाँ के 1000 स्टार फील्ड्स का सेंटर है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा प्लैनेट इंटायर डायमीटर 980 किलोमीटर का है जो कि एक नॉर्मल प्लैनेट का साइज है। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक के इस जेड डोम प्लैनेट पे? तो डायलन कहता है हाँ यहाँ पे है। और यहाँ पे लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि रुको मैं तुम्हें अभी 8 मिक्स एलिमेंट्स तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर करा दूंगा। और यहाँ पे यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक अभी लू फेंग का टाइम था वो अपने टीचर के इनहेरिटेंस के छोड़े गए पैसे को इनहेरिटेंस करने के लिए। और यहाँ पे लू फेंग अपने थर्ड बैंक को लेने वाला था और यहाँ पे लू फेंग अपने बैंक को रिट्रीव करने वाला था। तो ये सुनकर डायलन कहता है योर मेजेस्टी ये ना समझे, आपको ऐसा नहीं करना चाहे। तो लू फेंग कहता है कि नहीं मुझे ये करना है, तुम रोको मत, तुमने अपने गॉड कंट्री को यूज किया मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए, आखिर मैं तुम्हें ऐसे खाली हाथ कैसे जान दे सकता हूँ। और वो कहता है जेड डोम प्लैनेट ये तो मेरे होम के सिमिलर है। तो डायलन कहता है यूर मेजेस्टी क्या आपका खुद का घर है? तो लू फेंग कहता है हाँ। अब यहाँ पे लू फेंग को 200 साल से ज्यादा हो चुके थे अपने अर्थ पे विजिट किए हुए। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते कि लू फेंग का गानू यूनिवर्स कंट्री में आके कैसा सफर होने वाला है। क्या लू फेंग को यहाँ पे कुछ चैलेंजेस मिलने वाले हैं या फिर लू फेंग यहाँ पे सिंपली ऐसे आएगा और चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।